और पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी का कैंपेन बड़े बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या कर्नाटक, क्या यूपी, क्या गुजरात मोदी तुरुप के पत्ते की तरह खेल में उतरते हैं, लेकिन सड़क से संसद तक इतनी एनर्जी, सीधे पब्लिक को फेस करने की ताकत के पीछे की वजहें और राज क्या हैं? क्या कोई दूसरा नेता ऐसा कर सकता है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? सवाल है, अहम है। आज ही खबर आई कि सरकार के 9 साल पर मंत्रियों से पीएम ने रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है। एक साथ कैंपेन भी, दफ्तर का काम भी, पार्टी भी, इतना सब कुछ एक साथ, लेकिन कैसे? सवाल पब्लिक का में आज की ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। हर मुश्किल में अपनी टीम के लिए खड़े, हर मुश्किल में अपनी टीम के लिए अड़े। क्या यही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान? देशवासियों के सामने कोई मुसीबत आई हो या मौका राजनीति का हो, चुनाव का हो, नरेंद्र मोदी हर जगह नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी हर जगह खुद ड्राइविंग सीट पर होते हैं। जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहां से निकाल के हमारे सभी सुविधा, कुछ भी एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। जितने हमें सब इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर। कुछ भी नहीं बचा और हमें को इतना तकलीफ में हो गए हम। हमें को बचा लो, हमें को बचा लो, हमें को बचा लो। उनको ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले हो गए। बच्चा कैसे खो जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल कर छोड़ दिया। धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे ये लोग हक्की पिक्की जनजाति के वो लोग जो सूडान के गृह युद्ध में फंसे थे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला। हक्की पिक्की जनजाति के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुई। ये एक तरह से उस भरोसे को मजबूत करने की मुलाकात कि दुनिया में कहीं भी कोई भी हिंदुस्तानी मुसीबत में हो, मोदी की सरकार उनके लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार है। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है। हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहाँ छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी। तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में कभी ये नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी थके हैं या रुके, जबकि कोविड से लेकर कैसी कैसी मुसीबतें उनके सामने आई। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे ऊंचे कार्यकारी पद पर रहते हुए
बीजेपी का सबसे बड़ा चुनाव जिताऊ चेहरा और रणनीतिकार होने की जिम्मेदारी निभाई। ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनके आने से चुनावी रणक्षेत्र के मुद्दे बदल जाते हैं, अक्सर बाजी भी पलटती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। अब जब 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। अभी चुनाव कर्नाटक का हो रहा है, लेकिन विपक्ष को किसी को हराना है तो मोदी को हराना है। वो आपको अपनी मन की बात बताते हैं, हम आपकी मन की बात सुनते हैं। बीजेपी के लोग आप देखो कैसे किया जाता है। बीजेपी और स्वल्प नोड़ी कांग्रेस पक्षदिंद कलीरी। हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए वाला वायदा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वाला वायदा, वो नहीं करते हम। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? विपक्ष शायद ये बात जानता है कि नरेंद्र मोदी जब तक मैदान में है, तब तक उनका बीजेपी से मुकाबला बेहद मुश्किल। कई और मुद्दों पर एक ओर मोदी होते हैं तो दूसरी ओर लगभग समूचा विपक्ष एक तरह से विचारों का युद्ध चला करता है। बीते दिनों आईएसआईएस आतंकी बनी केरल की हिंदू लड़कियों पर आधारित फिल्म रिलीज हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अपनी बात रखने में झिझक नहीं दिखाई। समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। द केरल स्टोरी पर नरेंद्र मोदी का निशाना एकदम सही लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम तो सिर्फ कांग्रेस का लिया, लेकिन तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ जो चोट उन्होंने की, उस पर तिलमिलाहट विपक्ष के कई दलों को है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म का अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रमोटर भी बन गए। भाई वो पिक्चर बनने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बंगाल में द केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला कर लिया, जबकि सेंसर बोर्ड से लेकर केरल हाई कोर्ट तक ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई है। I'm sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP, and that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. Even since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also
and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a film, Bengal Files. नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अक्सर विपक्ष पर भारी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से जनता से संवाद कायम रखने में चूक नहीं की। इस संवाद में जनता से मिला भरोसा ही उन्हें संसद में ये कहने का हौसला देता है, एक अकेला कितनों पर भारी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कुछ दिनों में जब नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे, तब मोदी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए 9 मई तक सभी मंत्रालयों से उनकी 5 बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा 2 से 3 लाइनों में मांगा गया। हर मंत्रालय से कहा गया कि वो अपनी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट दें। 2014 से पहले और अब तक की प्रगति के बारे में रिपोर्ट, यानी मोदी सरकार के आने से पहले और बाद में क्या सुधार हुआ, मंत्रालयों को बताने के लिए कहा गया। नरेंद्र मोदी के पास लगभग हर एक सेक्टर में और हर एक राज्य के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कई उदाहरण हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। जब भारत में डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू होता है तो कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी। जब भारत दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बना तो कर्नाटका स्टार्टअप की कैपिटल बना। कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 1 लाख स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाने में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में रेलवे का काम कई गुना तेज हुआ तो कर्नाटका में भी रेलवे के विकास के लिए खर्च कई गुना बढ़ा गया। नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनका सीधा मुकाबला करने की कुव्वत किसी राजनेता में नहीं। वो बड़े से बड़े मुद्दों में छोटी से छोटी बात में जनता की संवेदनाओं को छू सकते हैं। सोमवार को नरेंद्र मोदी ने गजराज बलराम को श्रद्धांजलि दी। मैसूरू दशहरा में कई साल तक हिस्सा लेने वाले गजराज बलराम मां चामुंडेश्वरी की मूर्ति के वाहक होते थे। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर एक हाथी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उन्होंने कैसे लोक संस्कृति में बसी भावनाओं को छुआ है। अप्रैल में जब नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए तो वो भी जनता से उनके सुख दुख, संवेदनाओं और भावनाओं का संवाद था। मोदी का यही अंदाज विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।